बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी है। 43 नए मंत्री शपथ लेंगे, 4 पूर्व मुख्यमंत्री इस मंत्रिपरिषद में होंगे। 43 नए मंत्री होंगे, यानी कुछ मंत्रियों को प्रमोट किया जाएगा, जिसमें प्रमुख नाम आर.के. सिंह का है, हरदीप सिंह पुरी का है, अनुराग ठाकुर का है, जी किशन रेड्डी का है, पुरुषोत्तम रुपाला का है, मनसुख मांडविया का है। जो कंफर्म नाम हमारे सामने आ रहे हैं वो हम आपको बताते जा रहे हैं। भूपेंद्र यादव निसंदेह मंत्री बनेंगे, सर्बानंद सोनोवाल निसंदेह मंत्री बनेंगे, और अभी अभी खबर आ रही है कि संजय धोत्रे जो कि एक मंत्री थे, उनका इस्तीफा हो चुका है। संजय धोत्रे ने इस्तीफा दिया है। अपडेट के लिए सीधे चलते हैं मधुरेंद्र के पास। मधुरेंद्र, संजय धोत्रे इस्तीफे का मतलब? धीरेन्द्र बताइए, इसका मतलब क्या? संजय धोत्रे का इस्तीफा, नॉन परफॉर्मेंस? देखिए, लगातार परफॉर्मेंस पर बात हो रही। दीपक जी, जैसे हम लोगों ने बातचीत शुरू की थी तो मैंने कहा था कोरोना काल को बहुत ज़्यादा ये सिर्फ देश की साइकी पर, देश की मैक्सिमम लिमिट्स पर और हमारे केंद्रीय मंत्रालय के तमाम चीज़ों पर गौर किया गया, किस तरह से इससे फेस किया गया। ये अनप्रेसिडेंटेड इस तरह की सिचुएशंस थी। उससे निपटने पर आपको याद होगा कि किस तरह से हम लोगों ने ऑक्सीजन के संकट को देखा, और आप जब खबरें छनकर आई तो पता चला पीएमओ के ऑफिसर्स, पीएमओ जब उसमें इन्वॉल्व हुआ तब वो ऑक्सीजन संकट के लिए चाहे एयर फोर्स का इस्तेमाल हो, चाहे ट्रेन्स का इस्तेमाल हो, वो सब किया गया। तो मुझे लगता है दीपक जी, इस पूरे मंत्रिमंडल को अगर हम गौर करेंगे, कहीं ना कहीं कोरोना का वो जो छाया है वो लगातार दिखाई देती है, क्योंकि देश ने एक तीसरी लहर के बारे में सुन रखा है, इससे पहले दूसरी लहर को झेला है। तो इन सब के बीच में सामना करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को एक ऐसी टीम चाहिए जो न केवल टेक्निकली साउंड हो, जो न केवल एडेप्टेबल हो, बल्कि उसके पास विजन हो, वो अपनी तरफ से कोई आइडिया लेके आ सके और उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करके देश के सामने अगर कोई इस तरह की परिस्थिति आती है तो उसमें सुधारने में अपना योगदान दे सके। नहीं तो आपने जो लोग नाम लिए, जिनके लोगों के नाम जाने की चर्चा हम कर रहे हैं, सबसे पहली जो स्ट्राइक होती है वो हेल्थ मिनिस्ट्री होती है। वो आपने देखा होगा, दवाइयों की संकट हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार उसको आसानी से झेलती है, वो अनप्रेसिडेंटेड था। लेकिन उस शौक को किस तरह से कंट्रोल किया जाता, ये बार बार बात उठी, ये बार बार सबने कहा। अगर आप 2022 के इलेक्शन की बात करते हैं यूपी की दीपक जी, तो आप इसीलिए बात कर रहे हैं तमाम लोग कि कोरोना के संकट के बाद की स्थिति में वहाँ कैसी राजनीति है। वरना इससे पहले तमाम लोगों के आपने देखा होगा कि उस समय ये सोचा भी नहीं जा रहा था। तमाम विपक्षी नेताओं से हमारी भी लगातार बात होती थी कि हम 2022 के इलेक्शन को अपने जहन में लेकर नहीं चल रहे हैं, ये कोरोना संकट से पहले की स्थिति है। लेकिन कोरोना संकट ने बहुत सारी चीज़ें साफ की हैं, ये भी बताया है कि किस तरह से युवा और जो टेक्निकली अडेप्टेबल हों, जिनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी और विजनरी थॉट के साथ हों, उन लोगों की ज़रूरत देश के केंद्रीय मंत्रालय को भी होती है, देश की कैबिनेट को भी होती है, और प्रधानमंत्री मोदी को भी उनकी ज़रूरत है, ताकि वो आने वाले समय पर इनसे, आपने देखा होगा ये ज़्यादातर नाम, हालांकि उनमें से सिर्फ चेहरे बड़े हैं, लेकिन मंत्रालय के तौर पर अगर आप देखेंगे तो वो नाम बहुत बड़े सुर्खियों में भी नहीं रहे। उनके अगर कोई विज़न की तरह, विज़न डॉक्यूमेंट या तमाम चीज़ों पर बात की तो आपने भी उनमें बहुत ज़्यादा कुछ देखा नहीं था। लगातार जिस तरह से हेल्थ मिनिस्ट्री की हमने बात की, इसके साथ साथ आपने एजुकेशन मिनिस्ट्री की बात की, आपने रोज़गार की बात की, तमाम चीज़ों में कहीं ना कहीं इस बात को लगातार कसा गया। और ये तीसरी लहर के वक्त इस तरह की स्थिति ना हो, अगर आती है तो भगवान न करे कि ना आए लहर, लेकिन अगर वो आती है तो उसके समय किस तरह से ये राष्ट्र उससे निपटने के लिए तैयार होगा, ये तमाम चीजें प्रधानमंत्री और कैबिनेट के साथ ही राष्ट्र निपटता है, क्योंकि उन्हीं की तैयारी होती है। तो लिहाजा मुझे लगता है कि ये तमाम इस्तीफे परफॉर्मेंस से जुड़े हुए हैं। दीपक जी, ठीक है, सीधे चलते हैं विनोद जी के पास। विनोद जी, मुझे बताइए, शिक्षा मंत्री संजय धोत्रे भी गए, निशंक भी गए, शिक्षा को लेकर प्रधानमंत्री का फोकस साफ है। कोरोना काल में जो परिस्थितियां बनी और परीक्षाओं को लेकर जो कोई विवाद हुए, उसकी छाया भी दिखाई दे रही है। देखिए, शिक्षा का क्षेत्र एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि कोरोना पीरियड ने तो पूरे शिक्षा तंत्र को जो है, तो एक तरह से आप मान के चलिए कि एक तरह से उसको ध्वस्त कर दिया, या ये कह सकते हैं उसको बहुत नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि जिस तरह से स्कूल खुलते हैं फिर बंद होते हैं, सीबीएसई के इम्तिहान होंगे कि नहीं होंगे, होंगे तो कैसे होंगे, ये तमाम सारी चीजें जो है, ये सवाल चलते रहे। उस पर सरकार की कोई स्पष्ट नीति सामने नहीं आई। लगातार आप देखिए, सीबीएसई के इम्तिहानों को लेकर के विपक्ष ने शोर मचाया, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बराबर ट्वीट करते रहे, और तमाम सारे संस्थाएं बोलती रही, और यहाँ तक मामला अदालत तक भी लोग गए। उसके बाद जाकर के उस पर सरकार ने फैसला लिया। इसी तरह जो है
स्कूलों को लेकर कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं आए। मतलब कुल मिला के शिक्षा मंत्रालय जो है वो उस तरह से हरकत में या सक्रिय रूप से नहीं दिखाई दिया जैसा कि कोरोना काल में दिखाई पड़ना चाहिए था। ये एक निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने रही है और इसके लिए जो शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल, उनके स्वास्थ्य की स्थिति जो थी वो भी, उसको भी एक तरह से माना जा सकता है। लेकिन स्वास्थ्य के कारण, सिर्फ स्वास्थ्य का ही कारण उनके इस्तीफे का नहीं है। स्वास्थ्य तो अरुण जेटली जी का कितना खराब था, लेकिन वो आखिर तक मंत्री रहे और एक बार बाद विधायी विभाग के मंत्री हो गए थे। स्वास्थ्य की स्थिति सुषमा जी की भी अच्छी नहीं थी, लेकिन लगातार उन्होंने काम किया और अंतिम समय तक उनको मंत्री बनी रही। अनंत माधव दवे भी जो है उनका भी स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मनोहर पर्रिकर का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन मंत्री पद को संभाले रहे। तो खाली स्वास्थ्य के कारण ही उनका मंत्रिमंडल मंत्री पद नहीं किया है। निश्चित रूप से उनके कामकाज में, उनके परफॉर्मेंस में प्रधानमंत्री जी ने कमी देखी है, महसूस की है। और जिस तरह की शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा का क्षेत्र एक चीज और बताऊं आपको दीपक जी, सिर्फ सरकार का ही नहीं, राष्ट्रीय स्वयं संघ की बहुत बड़ी प्राथमिकता है शिक्षा। मेरी 2-3 दिन पहले संघ के एक विचारक से बात हो रही थी। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। संघ को जो है संस्कृति मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय, इन 2 मंत्रालयों से काफी उसमें दिलचस्पी रहती है। देखिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी थे प्रधानमंत्री तो मंत्री मनोहर जैसे नेता को शिक्षा मंत्रालय दिया गया था। तो शिक्षा मंत्रालय जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी प्राथमिकता है, क्योंकि वो नई पीढ़ी और नए नागरिक का निर्माण उसमें होता है। इसी तरह सरकार की भी प्राथमिकता है। तो रमेश पोखरियाल निशंक जो है शायद उन मानदंडों पर खरे नहीं उतरे हैं जिन मानदंडों की अपेक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक दोनों ने की। इसलिए उनका इस्तीफा हो गया और संजय धोत्रे का भी इस्तीफा हो गया। इसका मतलब शिक्षा मंत्रालय अब किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाएगा जो तेज तर्रार हो, जिसका एक विजन हो, जिसके अंदर ज्यादा काम करने की क्षमता हो और देश की शिक्षा, जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसको भी सही तरीके से लागू करके और कोरोना काल की चुनौतियों का सामना करते हुए जो व्यवस्थाएं गड़बड़ाई है, चाहे उसको दुरुस्त किया जाए। और देखिए, दिल्ली की आम आदमी पार्टी जो है लगातार शिक्षा को लेकर के केंद्र सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को घेरती रहती है कि साहब हमारे स्कूल बहुत अच्छे हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर के प्रधानमंत्री जी बहुत संवेदनशील है और इसलिए शिक्षा मंत्रालय में जो उम्मीद है किसी तेज तर्रार और हो सकता है किसी युवा चेहरे को मिलेगी। दीपक जी, ठीक है, सीधे अवधेश जी के पास चलते हैं। अवधेश जी, प्रधानमंत्री जो एक्सरसाइज कर रहे हैं किस तौर पर देखते हैं, जिनको हटाया जा रहा है और जिनको लिया जा रहा है, क्या क्राइटेरिया होगा आपके हिसाब से? नरेंद्र मोदी की क्राइटेरिया बहुत स्पष्ट है। आप जानते हैं, सामान्यतया जब परंपरागत रूप से कैबिनेट में फेरबदल और विस्तार होता है तो उसमें हम देखते हैं कि जो नेतृत्व है, नेता है, उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं क्या है, एम्बिशंस क्या है, उसको केंद्र में रखता है और साथ ही साथ उसके साथ उसकी पार्टी की महत्वाकांक्षाएं, एम्बिशंस क्या है, उसको फिर सामने लाता है। और इन सब के अलावा इस समय जनता की अपेक्षाएं क्या है उस सरकार से और जनता की आकांक्षाएं क्या है, पीपुल्स एस्पिरेशन और पीपुल्स एक्सपेक्टेशन, तो इन सब को मिला करके कैबिनेट का विस्तार सामान्यतः होता है और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी यही होगा। दूसरी बात जो है, जब हम कैबिनेट का विस्तार करते हैं तो सामान्यतः राजनीतिक परिस्थितियां, जिसमें हमने कहा कि पार्टी का एम्बिशन और प्रधानमंत्री का एम्बिशन दोनों की अपेक्षाएं, तो उसमें राजनीतिक और चुनावी जो आवश्यकताएं हैं उसको ध्यान में रखता है। जब आप राजनीतिक चुनावी आवश्यकताएं देखते हैं तो फिर आपको राज्यों के बीच, फिर आपको थोड़ी बहुत जाति सांप्रदाय के सारे समीकरण बिठाने पड़ते हैं। लेकिन जैसा नरेंद्र मोदी परंपरागत तरीके से राजनीति करने वाले नेता नहीं रहे हैं, एक। दूसरा, उनको जाति की दीवारों से ऊपर उठकर कर देश ने मतदान दिया था और उसी रूप में उन्होंने अपने कैबिनेट का निर्माण किया। प्रदेशों में भी मुख्यमंत्री उन्होंने उसी अनुरूप डाला है। इसलिए मैं इसको यह मानूं कि बिल्कुल चलो 27 ओबीसी हो गए, 12 एससी हो गए तो विशेष रूप से है, तो मैं इसको स्वीकार नहीं करता। तीसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, देखिए, इस समय 2024 तक नरेंद्र मोदी ने देश को 50 खरब डॉलर अर्थव्यवस्था का बनाने का लक्ष्य रखा है। देश में शिक्षा को लेकर जो उन्होंने कहा था कि हमारे यहां से ऐसे शिक्षक और बाकी पैदा हो कि दुनिया में जाके शिक्षा दे सके, वो एक बड़ा लक्ष्य उनके जिम्मे था। जो तीसरी स्थिति थी कि कोरोना के कारण, जैसा अभी विनोद जी बता रहे थे, जो एक स्वास्थ्य ढांचे का जो बहुत ही विकृत रूप हमारे सामने देखा। हालांकि स्वास्थ्य राज्यों का विषय है लेकिन केंद्र की जिम्मेवारी भी होती है और भारत और दुनिया में जो भारत के लेकर के एक प्रचार हुआ है
और पश्चिम बंगाल की जो इस समय पराजय हुई है उससे पार्टी के अंदर और समर्थकों के बीच एक निराशा का माहौल है। जो अर्थव्यवस्था है इस समय स्वीकार करना पड़ेगा कि संकट में है, तो इन सब की स्थितियों से उनको उबारते हुए और जो लक्ष्य है वहां इस समय ले जाना है। तो इसलिए इतना बड़ा जो 43 आखिर कैबिनेट मिनिस्टर आज लेंगे, जो इतना बड़ा व्यापक जो इतनी छानबीन हुई है, आपको तो ज्यादा पता है कि एक एक मंत्री के पूरे काम की समीक्षा हुई, कमेटी बना बना करके उनके सामने रखा गया, उनसे क्वेश्चन पूछे गए, फिर उनको बताया गया कहां कहां कमियां हैं। तो और फिर आप जो अंतिम 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 जो होता है प्रधानमंत्री का, वो होता है कि किन मंत्रियों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा या जो मंत्री नहीं है उनमें किसके परफॉर्मेंस की अच्छी संभावना है। किसी विभाग में कोई अच्छा नहीं कर रहा है, वो शायद दूसरे विभाग में जाके करेगा। तो ये भी कुछ इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, सीधे चलते हैं भोपाल नितेंद्र के पास। नितेंद्र, जितने नाम चल रहे थे मध्य प्रदेश से वो रह गए, लेकिन वीरेंद्र सिंह बन गए। क्या खूबियां हैं वीरेंद्र सिंह में जो प्रधानमंत्री को पसंद आए? देखिए, मध्य प्रदेश को अगर हम लें तो मध्य प्रदेश में जिस तरह की खूबियां प्रधानमंत्री को चाहिए, उन सारी खूबियों में वो सटीक बैठते हैं। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो लेना, उनको एक पता था कि ये ज्योतिरादित्य सिंधिया से एक कमिटमेंट है, इनको तो लेना है। लेकिन उसके बाद जातिगत समीकरण और मध्य प्रदेश के जो राजनीतिक समीकरण थे उनको देखते हुए जो इस बात को लिया गया है। क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह की इस समय राजनीति चल रही है और भाजपा में जब से सिंधिया आए हैं तब से मध्य प्रदेश में एक उठापटक की राजनीति चल रही है, उसमें दिल्ली ने एक संतुलन बिठाने की कोशिश करी है। उठा पटक की राजनीति और संतुलन। मध्य प्रदेश के सामने कई चुनौतियां थी, जिसमें सामाजिक समीकरण साधना। वीरेंद्र बहुत सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, प्रोटम स्पीकर रह चुके हैं और पिछड़ी दलित समुदाय से आते हैं, जहां तक मैं जानता हूं। सीधे चलते हैं यहां से हम विनोद अग्निहोत्री जी के पास। विनोद साहब, स्वॉट एनालिसिस प्रधानमंत्री का फेवरेट है, मैंने कई बार उनको देखा। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट देखना, ये चारों चीजें देखना। मीनाक्षी लेखी के आने के चलते डॉक्टर हर्षवर्धन के हटाए जाने की अटकल, माफ कीजिएगा फोन कट गया उनका, मैं यही सवाल सीधे लेता हूं धीरेन्द्र पुंडीर से। धीरेन्द्र, मुझे बताइए, मीनाक्षी लेखी आ रही हैं तो ऐसा लग रहा है हर्षवर्धन जा रहे हैं। क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री हर वक्त सरप्राइजेस देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हर्षवर्धन ही स्वास्थ्य मंत्री बने रहे? देखिए, ये तो लगातार है कि हम लोगों की जब से 2014 से है लगातार परीक्षा और एक तरह से सांप हम लोग खेलते रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ। प्रधानमंत्री भी इस बात को, मुझे लगता है कि मीडिया के साथ उनको अच्छा लगता है जब वो आश्चर्य सामने लाते हैं। तो इस बात को हम लगातार कह रहे हैं कि जब तक ऑफिशियल वो ना आ जाए तब तक हम लोग ये नहीं कह पाएंगे कि ये हो गया, क्योंकि चर्चाएं लगातार चल रही, जिनके कन्फर्मेशन हुए वो हमने लगातार दिए हैं। लेकिन हम भी, और मुझे लगता है आप भी, लगातार उत्सुकता के साथ इस बात का इंतज़ार कर रहे होंगे कि आखिर इस बार प्रधानमंत्री हमारे लिए क्या सरप्राइज़ लाए हैं। क्योंकि वो लगातार ये कोशिश करते हैं कि वो ऐसा सरप्राइज़ हो जो एक बेहतरी के लिए दिखाई दे, मतलब जो कॉमन आदमी है उस तक उसका मैसेज जाए, वो इस तरह का सरप्राइज़ करते हैं। तो मुझे लगता है ये भी एक सरप्राइज़ हो सकता है। लेकिन अभी पूरी तरह से ये जो खबर है उसकी अभी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन ये बहुत ही ऑथेंटिक सोर्सेज से आ रहा है कि वो नहीं है। और मीनाक्षी लेखी का आना दिल्ली के, चूँकि जो एमपीज़ हैं उनमें मीनाक्षी लेखी का जो तेज़ तर्रार अंदाज है, वो कई बार आपने देखा, वो पिछली बार भी उनका नाम चला था, लेकिन इस बार चूँकि वो काफ़ी दरवाजे तक पहुंच गई हैं तो लगता है कि अब वो अंदर हैं। और जब वो अंदर जाएंगी तो उस रूम से एक को बाहर आना होगा, क्योंकि 7 सांसदों के बीच में मुझे लगता है कि 2 मंत्री देना शायद इस समय नहीं लग रहा होगा। मुझे लगता है कि सही नहीं लगेगा, शायद संख्या बल के हिसाब से भी वो देखेंगे क्योंकि इस वक्त आने वाले चुनाव के वक्त उनको जिन राज्यों में मुकाबला करना है उन सब राज्यों के अंदर से माफ़ कीजिए सही एडजस्टमेंट की भी कोशिश की जाएगी। लेकिन हमने, दीपक जी, जो सबसे बड़ा अभी तक मुझे सरप्राइज़ हो रहा है, आप भी मुझे लगता है कि उस पर होंगे, कि हम लोग ये देखें कि अभी उत्तर प्रदेश से कोई बड़ा नाम आपके सामने नहीं आया है। हम लोग उत्तर प्रदेश से सिर्फ अनुप्रिया पटेल को अंदर जाते हुए देखे हैं। इसके अलावा जो इंतज़ार है वो एक इस्तीफा होते हुए भी हमने देखा संतोष गंगवार का। लेकिन जो सबसे बड़ा सरप्राइज़ है मुझे लगता है कि वो उत्तर प्रदेश से आना होगा। जो उत्तर प्रदेश से आना था वो अभी तक नहीं आया है।
तो मैं आपके इस सवाल को उस तरफ भी ले जा सकता हूं कि अभी वहां से भी इंतजार है, तो लिहाजा इसको भी हम देख सकते हैं कि अगर मीनाक्षी लेखी जाती हैं, अंदर आती हैं मंत्रिमंडल में, तो क्या उनको बनाए रखेंगे, क्योंकि तमाम लोग, अभी हम लोग जितने लोग जुड़े हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, उसमें भी ये पता चलता है कि हेल्थ मिनिस्ट्री को लेकर यकीनन कॉमन आदमी के ज़हन में ज़रूर सवाल थे और कई सारे सवाल खड़े हुए। जिस डर के सामने दो चार हुआ इस समय हिंदुस्तान की आबादी, इससे पहले कभी किसी वॉर के समय भी ऐसी डर का माहौल नहीं था। लोग, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी उस पर ज़रूर गौर कर रहे होंगे। अब ये देखना है कि वो क्या सरप्राइज एलिमेंट होता है या जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो हम तक सूचनाएं दे रहे हैं लोग, उनकी बात सही साबित होती है। जी दीपक जी। ठीक है, वीरेंद्र कुमार खटीक के बारे में मैं बात कर रहा था, जो मध्य प्रदेश से नए मंत्री बने हैं। वीरेंद्र कुमार खटीक पिछड़े समुदाय से हैं और वीरेंद्र कुमार खटीक जो हैं वो टीकमगढ़ से लोकसभा के सांसद हैं, जिन्हें मंत्री बनाया जा रहा है। सीधे चलते हैं एक बार विनोद जी के पास। विनोद जी, स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स मोदी जी बहुत समय से करते आए हैं, तो क्या क्या स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखी गई होंगी जिन नामों को लिया गया है उनमें? देखिए, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जहाँ तक बात है कि जिन नामों को लिया जा रहा है, सबसे पहले तो उनकी स्ट्रेंथ ये देखी गई कि सामाजिक संतुलन के हिसाब से, सामाजिक समीकरण के हिसाब से वो कहाँ फिट बैठते हैं। देखिए, कोई भी प्रधानमंत्री, वो भी नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री, कोई भी फैसला लेगा तो उसके राजनीतिक नेता बहुत जरूरी होते हैं और निश्चित रूप से परफॉर्मेंस के साथ साथ उसका आगामी राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, उसका राज्य की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, उसका जो है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, सरकार की छवि पर क्या असर पड़ेगा, इन सब चीजों को देखने के बाद ही किसी नाम पर विचार होता है। इसलिए जो नाम नए लिए जा रहे हैं वो एक तो उनकी छवि, दूसरा उनकी अपनी जो उनका अपना अनुभव रहा है। मान लीजिए एक सांसद के रूप में उन्होंने किस तरह का काम किया है, अगर वो कई प्रदेशों में मंत्री रहे हैं तो क्या उनका परफॉर्मेंस रहा है। जैसे सर्बानंद सोनोवाल है, वो मुख्यमंत्री रहे आसाम के और उन्होंने करीब करीब ठीक ठाक सरकार चलाई वहां पर, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी दोबारा वहां जीत तक। ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बनाए गए, उनका अपना गणित और उनका जोड़ तोड़, उनका एक अलग महत्व है, लेकिन सर्बानंद सोनोवाल पर भी कोई आरोप नहीं लगा। एक साफ सुथरी सरकार उन्होंने आसाम में दी, तो इसलिए उनको अगर केंद्र में लाया जा रहा है, इस उम्मीद के साथ लाया जा रहा है कि यहाँ पहले भी वो मंत्री रहे हैं कि जो भी उनको मंत्रालय दिया जाएगा उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसी तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में अगर आप कहें तो वो भी जब यूपीए में मंत्री थे तो उनकी गिनती जो है काम करने वाले मंत्री के रूप में होती थी। इसलिए वो युवा है, ठीक है, कांग्रेस में रहे, कांग्रेस पृष्ठभूमि है, लेकिन वो पूरी सरकार उन्होंने मध्य प्रदेश की कांग्रेस की गिरा करके और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई। ये उनका पार्टी के हित में योगदान है। राजनीतिक रूप से देखें तो ग्वालियर चंबल संभाग में उनका एक आधार है, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। इसी तरह और जो नारायण राणे को अगर आप लीजिए, हालांकि वो कभी एक दल में रुके नहीं है, तो शिवसेना से कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, लेकिन फिर भी उनका सिंहदुर्ग इलाके में जो आधार है और जिस तरह से उनकी छवि है कामकाजी, जो महाराष्ट्र में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को, हालांकि पर्दे के पीछे शिवसेना के साथ दोस्ती की बात भी चलती रहती है, लेकिन कुल मिला के भाजपा को मुकाबला करना है वहां आघाड़ी से, तो उसको नारायण राणे जैसे नेता की जरूरत है। देवेंद्र फडणवीस है, लेकिन एक मराठे नेता के रूप में नारायण राणे जो है वो बहुत उपयोगी साबित होंगे, इसलिए उनका नाम जो है लिया जा रहा है। अब आप बाकी और नामों पर अगर आप गौर करें, पशुपति पारस को देखिए, तो पशुपति पारस पूरी लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ करके चिराग पासवान को किनारे करके आ गए हैं। अब रामविलास पासवान के बाद जो पासवान वोटों की सेंधमारी है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो बजाय वाया किसी नेता के वो भाजपा में आए। देर सवेर हो सकता है पशुपति पारस भाजपा में ही शामिल हो जाए और पासवान वोट सीधे भाजपा के साथ जुड़ जाए, ये भी एक रणनीति हो सकती है। आरसीपी सिंह की जहां तक बात है, वो नीतीश कुमार के नुमाइंदे हैं और नीतीश कुमार जिसका नाम देंगे उनको आने आना है। तो इस तरह हर नेता की जिनको जिम्मेदारी दी जाएगी, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी काबिलियत और उनका सामाजिक आधार, ये भी देखा जाएगा। अभी आपने इनका नाम लिया जो मध्य प्रदेश के हैं, जो खटीक है, वो जिस जाति से हैं उस जाति में भी उनका आधार है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक राजनीतिक आधार की बात होती है। इसलिए उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे अभी धीरेन्द्र पंडित जी, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश से भी कोई ऐसा नाम, बड़ा नाम नहीं आया है जिस पर हम लोग चर्चा कर सकें। नाम चले जरूर, वरुण गांधी का नाम चला, रीता बहुगुणा जोशी का नाम चला, बड़े नामों में और भी कई नाम चले उत्तर प्रदेश से, जो है जो बन गए पंकज चौधरी का नाम चला, तो बीएल वर्मा सामने कोई नहीं आया है। जब कोई सामने आएगा तब हम उत्तर प्रदेश की चर्चा ज्यादा बेहतर कर सकेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी चुनौती है। और उत्तर प्रदेश में एक पेश ये भी है
हो सकता है योगी आदित्यनाथ की सहमति भी जरूरी होगी कि किसको मंत्री बनाया जाए। पिछले दिनों जो शक्ति परीक्षण हुआ है केंद्र और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के बीच में, तो अब योगी आदित्यनाथ किस नाम पर सहमत होंगे, किस पर मोदी जी सहमत होंगे, ये सारे पेच अभी मुझे लगता है सुलझाए जा रहे होंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश के नाम सामने आएंगे, लेकिन निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश से कोई ना कोई नाम तो जरूर आएंगे। उत्तर प्रदेश एक देश का सबसे बड़ा राज्य है। सीधे मोहित के पास चलते हैं। 7 RCR 7 लोक कल्याण मार्ग, सीधे मोहित के पास चलते हैं। मोहित, कोई नई अपडेट और कोई मिलने वाला प्रधानमंत्री से? दीपक जी अभी तो कोई अपडेट मोहित, नहीं, कोई नई अपडेट? बैठक हुई है, तमाम बड़े नेता, तमाम बड़े मंत्री, तमाम। दीपक जी अभी कोई अपडेट नहीं है, इससे पहले अपडेट थी। तमाम बड़े मंत्री और तमाम बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे थे, जो शाम को आने वाले वक्त में वो शपथ लेंगे। कई राज्य मंत्री थे, स्वतंत्र प्रभार वाले थे, उनका कैबिनेट में जो है प्रमोशन होगा। ये तमाम जो लोग थे, चाहे हम मनसुख मांडविया की बात कर लें, पुरुषोत्तम रूपाला की बात कर लें, इसके अलावा हरदीप पुरी की बात कर लें, किरण रिजिजू की बात कर लें, अनुराग ठाकुर की बात कर लें, शाम को इनका प्रमोशन होता हुआ आप देखेंगे। देखिए दीपक जी, लगातार आप ये कहते रहे कि उत्तर से लेकर पश्चिम तक, दक्षिण से लेकर जो है उत्तर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों का समावेश वाला मंत्रिमंडल विस्तार करने वाले, और निश्चित तौर पे वही समावेश शाम को आपको दिखाई भी देगा। युवा ब्रिगेड भी आपको दिखाई देगा, टेक्नोक्रेट भी आपको दिखाई देंगे, तमाम सिविल सर्विसेज के जो अधिकारी, जो सांसद रहे, वो भी आपको इसमें दिखाई देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी कोशिश है कि एक ऐसा मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए जो एक नया मैसेज दे, क्योंकि कोरोना महामारी और तमाम ऐसी बातें, चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का एक नया चेहरा देकर एक नया मैसेज देना चाहते हैं, और नया भारत बनाने का जो सपना लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखते रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये भी एक माध्यम है आगे करने का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और सपना रहा है कि सहकार से समृद्धि, नया मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय भी बनाने की बात प्रधानमंत्री। ठीक है, ब्रेकिंग न्यूज मोहित राज दुबे में 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। डॉक्टर हर्षवर्धन का इस्तीफा हो चुका है, मैं 1 मिनट के लिए रोकूंगा। डॉक्टर हर्षवर्धन का इस्तीफा हो चुका है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस्तीफा दे दिया है। पीसीआर ये ब्रेकिंग न्यूज मुझे बता रहा है। सीधे चलता हूं अवधेश कुमार जी के पास। अवधेश कुमार जी, क्या मतलब इस खबर का? देखिए, इसका साफ मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी की नजर में सरकार का प्रदर्शन मुख्य है। नरेंद्र मोदी की नजर में कोई अपना पराया निजी संबंध, क्योंकि आप जानते हैं कि हर्षवर्धन से उनके निजी संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। लेकिन देखिए, मेरा भी निजी अनुभव है, मुझे कम से कम अपने इस स्वास्थ्य की समस्या में 100 से ज्यादा भाजपा के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने हर्षवर्धन की आलोचना की थी। मुझे कहा गया था कि हर्षवर्धन के विरोध में कुछ लिखिए, मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई उनके नजदीक के लोगों ने कहा था। और मेरा अपना भी अनुभव था कि मैं एम्स और बाकी में एडमिट हुआ था कि उस समय कितनी दुर्दशा थी, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन इस समय नरेंद्र मोदी को एक मुखर व्यक्ति के रूप में, केवल काम करने वाला नहीं, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में, एक मुखर लड़ाका व्यक्ति के रूप में, जो कि दुनिया के आरोपों का भी जवाब दे सके, विरोधियों के हमले का जवाब दे सके, चीजों को संभाल सके, और साथ ही साथ राज्यों के स्वास्थ्य का विषय होते हुए भी राज्यों को भी लगातार सही गाइडेंस दे सके, और उसका अफसरों पर, नेताओं पर, राज्यों पर प्रभाव हो। तो एक व्यापक सोच की तहत स्वास्थ्य के मंत्रालय में। दूसरी बात, आपको पता है कि नरेंद्र मोदी ने हर जिले में अलग अलग वेलनेस सेंटर, प्राइमरी हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर, 1.5 लाख कल्याण केंद्रों की स्थापना का वायदा किया हुआ है। वो केंद्र सरकार को उसमें यहां से इनिशिएटिव लेके करना है, उसकी मनी केंद्र को देना है। तो अगर 2024 तक वो सब चीजें नहीं होती हैं, तो आप क्या देंगे? वो परफॉर्मेंस में कमजोर था। जो तीसरी मुझे लग रहा है कि जब इनको WHO के एक महत्वपूर्ण कमेटी में बनाया गया था, तो ये उम्मीद थी कि वो भारत के स्वास्थ्य की, खासकर कोरोना को लेकर के जो छवि है, उसको बेहतर तरीके से रखेंगे। जो चीन को एक घेरने की रणनीति है, उसमें बिना आवाज उठाए हुए भी एक भूमिका निभाएंगे। उसमें हर्षवर्धन विफल रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर न चाहते हुए भी फिर भारत को अपने अधिकारियों से बाद में बयान दिलवाना पड़ा, जो कि जरूरी नहीं था। इसकी स्थिति में ऐसे कई चीजें हैं, लेकिन मूल बात यह है कि स्वास्थ्य की जानकारी, स्वास्थ्य संरचना के साथ साथ सबसे ज्यादा हमला और आलोचना चूंकि स्वास्थ्य का है, इसलिए एक मुखर, प्रखर, सक्रिय व्यक्तित्व इस समय चाहिए था।
ठीक है, मैं यही रुकूंगा, एक ब्रेक के लिए रुकना है। हर्षवर्धन का इस्तीफा हो गया है। बड़ी खबर, दिल्ली के कोटे से मीनाक्षी लेखी अब मंत्री बनेंगी। ब्रेक के बाद आते हैं, कुछ नए नाम और होंगे।